आखिरकार राहुल ने हिम्मत करके लड़की के सामने कदम बढ़ाया। उसे पता था ये जापानी लड़की अब बच नहीं सकती। वो बस खामोशी से उस चाकू को ऊपर उठते हुए देखती रही, मगर राहुल चाहकर भी एक किशोरी पर हाथ नहीं उठा पाया। उसने चुपचाप चाकू वापस सीमा को पकड़ा दिया। सीमा ने बिना खून के ब्लेड को देखा और सब कुछ समझ गई। दोनों ने तय किया उसे यहीं छोड़ देना बेहतर होगा, लेकिन तभी रास्ते में एक घायल बंदर को देखकर राहुल रुक गया। फौरन वापस उसी जगह दौड़ा जहाँ लड़की बंधी हुई थी। उसे वापस देखकर लड़की घबरा गई, सोचने लगी शायद अब उसका अंत आ गया है, पर राहुल ने चुपचाप उसकी रस्सी काट दी। वो उसे छोड़ नहीं पाया। इसके बाद दोनों ने फिर से उसे साथ लेकर सफर शुरू किया, पर जब वो एक दलदली इलाके से गुजर रहे थे, राहुल का पैर फिसल गया और लड़की उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। वो कीचड़ में तड़प रही थी। राहुल पलटा, पर उसे छोड़ने का दिल नहीं हुआ। वो पेड़ की टहनी पर झुककर अपनी राइफल की नली उसकी ओर बढ़ाने लगा। सीमा भी मदद के लिए दौड़ पड़ी। राइफल लड़की के हाथ में आ गई, पर किसी को अंदाजा नहीं था अगले ही पल वो मासूम चेहरा अचानक सख्त हो गया। बिना कुछ कहे उसने ट्रिगर दबा दिया। पेड़ पर खड़े दोनों गिर पड़े, पर तभी राहुल को एहसास हुआ गोली चली ही नहीं थी। उसने झट से राइफल पकड़ी और लड़की को बाहर खींच लिया। रात के खाने में लड़की ने चुपचाप अपनी रोटी राहुल की ओर बढ़ा दी। शायद एक तरह से धन्यवाद कहना चाह रही थी, मगर राहुल की आंखों के सामने बार बार वो दृश्य घूमता रहा जब जापानी सैनिकों ने गांव वालों को बोरियों में बंद करके उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उन चीखों के बीच जापानी सिपाही और भी पागल हो गए थे। आखिर में उन्होंने बोरियों पर डायनामाइट बांधकर उन्हें पानी में फेंक दिया। ऐसी दरिंदगी देख चुका इंसान किसी भी जापानी से सहानुभूति नहीं रख सकता। अगली सुबह तीनों जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन तभी एक जापानी फाइटर प्लेन उनके ऊपर से गुजरा और थोड़ी दूर जाकर गिरकर फट गया। लड़की ने एक नजर पीछे डाली, फिर राहुल का हाथ झटक कर उस दिशा में भाग गई बिना पीछे देखे।